नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं। वैसे तो इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जोरदार तालियां हो जाएं। मेरे साथ हैं जयराम रमेश जी, कांग्रेस के महासचिव, मास्टर कम्युनिकेटर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो एक ऐसे सज्जन जो एक बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। राहुल गांधी का सारथी भी इन्हें कहते हैं। आइए जयराम रमेश जी, एक बार जोरदार तालियों में थोड़ा कम था। और यहां पर आइए सर, प्लीज कम। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो जर्नलिस्ट हैं, और सामने भी वो जर्नलिस्ट हैं जिनके एडिटोरियल्स आप पढ़ते हैं। प्लीज सिट डाउन सर, बैठिए। ये वो जर्नलिस्ट हैं जिनके एडिटोरियल्स आप पढ़ते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज ये जर्नलिस्ट बड़े इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आएंगे, जिससे कल के एडिटोरियल्स में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने के लिए। मैं आपको यहां से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। मेरे साथ है प्रदीप सिंह सर, सीनियर जर्नलिस्ट, जोरदार तालियां हो जाएं। राहुल देव जी मेरे साथ है स्वागत है आपका सर। आपको दिखाई दे रहे हैं विनोद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। मेरे साथ हैं आर राजगोपालन सर, मेरे साथ हैं राम कृपाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने अशोक वानखेड़े जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, पंकज मेरे सहयोगी हैं, और कुमार विक्रांत मेरे सहयोगी यहां पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले जयराम रमेश जी, जब हमने ये सवाल पूछा राहुल जी से कि भाई आपको सर्दी नहीं लगती, तो उन्होंने कहा आपके अंदर सर्दी का डर है, आप सर्दी से डरते हैं। आपने जैकेट पहनी हुई है सर, सर्दी है या नहीं है? मुझे तो सर्दी लगती है। मैं तो 68 साल का हूँ और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, तो मेरे पास स्वेटर है और मफलर है, और कभी कभी जब ठंड हो जाती है मैं ग्लव्स भी पहन लेता हूँ। मेरे को आपकी उम्र नहीं पता थी, लेकिन मेरा पहला सवाल फिर ये होता है, इस उम्र में भी आप ये सब कैसे कर लेते हैं? बट नेवर आई विल गिव इट अ पास। यहाँ पर हमारा जो पहला सेगमेंट है, वो पहला सेगमेंट है असली राहुल वर्सेस नकली राहुल। और नकली राहुल हैं या नहीं हैं, असली राहुल कौन है, मैं सीधे चलूंगा वहां पर। सीधे आइए हमारे पास। राहुल गांधी ने जो एक स्टेटमेंट दिया, राहुल जी ने, वो स्टेटमेंट के बाद हर एक के मन में एक सवाल आया कि आखिर जो राहुल जी हैं उनकी इमेज में ये परिवर्तन हो रहा है, या राहुल जी जो हैं वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। मास्टर कम्युनिकेटर मैंने जयराम रमेश जी को कहा। सीधे आइए, पहले देखते हैं राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर क्या कहा उन्होंने। सबसे पहले यहां पर देखिए, आइए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। और यकीनन ये एक अपने आप में सवाल बनता है। मैं चाहूंगा कि वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग है जयराम रमेश जी। वो राहुल गांधी को मार दिया है, आप राहुल गांधी के सारथी हैं, ये आपको बार बार कहा जाता है। असली राहुल गांधी हैं क्या सर? असली राहुल गांधी आप देख रहे हैं। देखिए, जब मैं 14 साल का था, मैंने एक हिंदी फिल्म देखा था, पहली हिंदी फिल्म, देवानंद और साधना। वो हिट फिल्म था, और 60 के दशक में उसका हिट फिल्म था असली नकली। तो एक मुझे बार बार ये याद आता है, क्योंकि पिछले 10 साल में जिस तरीके से इनकी छवि पर आक्रमण हुआ है, जिस तरीके से इनका नाम बदनाम किया गया है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर कड़ी आलोचना की गई व्यक्तिगत रूप से इनकी। पिछले 118 दिन में जो आप देख रहे हैं सड़कों पर, ये हैं असली राहुल गांधी। क्योंकि कोई बदनाम नहीं कर सकता, सीधा सवाल किया जा रहा है उनको, वो सीधे जनता के बीच में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत हो रही है, 11 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, सब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं और उनका जवाब वो देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग मुझे पूछते हैं क्या राहुल गांधी की छवि में परिवर्तन आई है। मैं कहता हूँ नहीं, ये असली राहुल गांधी आपको दिखाई दे। असली राहुल गांधी को अगर आप डिफाइन करेंगे, अगर किसी पर्सनालिटी को, तो कैसे? ये भारत जोड़ो यात्रा है जी। उनका कहने का मतलब क्या है? आप मुद्दों पर बात कीजिए ना जी। जो मुद्दे उठा रहे हैं, आर्थिक विषमताओं पर बात कीजिए, ध्रुवीकरण पर बात कीजिए, राजनीतिक तानाशाही पर बात कीजिए, संविधान पर बात कीजिए,
किसानों पर बात कीजिए, पर आप सिर्फ राहुल गांधी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो यही तो वो कह रहे हैं कि आप व्यक्ति को अलग कीजिए और मुद्दों पर बात कीजिए। जो चुनौतियां हैं, जो हम इश्यूज उठा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पर, उस पर बात कीजिए। आप बार बार कहते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। जी, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, कांग्रेस पार्टी की है। 200 कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे हैं। वास्तविक है कि मीडिया के लिए, जनता के लिए चेहरा जो है सामने वो राहुल गांधी जी का है, बिल्कुल वो चेहरा राहुल जी का है। पर यह कहना कि एक व्यक्ति की भारत जोड़ो यात्रा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके साथ जैसा कि मैंने कहा 200 लोग कन्याकुमारी से अब तक 3400 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। और आज भारत जोड़ो यात्रा, कल आज भी विश्राम का दिन है दोपहर को, और कल भी विश्राम का दिन होगा। 3400 किलोमीटर पूरा किया गया है। अच्छा, तो बार बार आप राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी कहते हैं। उनका कहना है आप राहुल गांधी को छोड़ो, अभी बात करो किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की, दलितों की, संविधान की। उसकी बात तो आप करते नहीं हैं। आप अगला सवाल के बाद मैं अपने सारे पैनलिस्ट के पास आऊंगा, आपको जिसको भी सवाल पूछना है। क्या ये यात्रा कांग्रेस की भारत जोड़ो है? राहुल गांधी की तो आपने कहा नहीं, उसको कहना गलत होगा। देश की भारत जोड़ो है? और दूसरा जो आप बता रहे हैं अभी, तो उसमें क्या समझा जाए कि राहुल गांधी एक और परिपक्व नेता बन गए हैं, एक जमीनी नेता हो गए हैं? कैसे डिफाइन कर रहे हैं इन दोनों चीजों को? एक कांग्रेस, हम ये राजनीतिक पार्टी है, हम राजनीतिक पार्टी है जी, हमने ये यात्रा निकाला है, ये कांग्रेस पार्टी की रात। पर जो मुद्दे उठा रहे हैं ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं है। जो हमारे विचार में, जो हमारे लोकतंत्र के सामने खतरे हैं, जो हमारे समाज और देश के सामने खतरे हैं, और 3 मैंने आपको गिनाया है: आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। इसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। पहले दिन से मैं क्या कर रहा हूँ, राहुल जी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने कहा, सभी लोग कह रहे हैं चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये हम राजनीतिक पार्टी हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते हैं, उसके लिए संगठन को मजबूत करना है। पर चुनाव जीतने के लिए हमने ये यात्रा नहीं निकाला है, क्योंकि हम मानते हैं कि विचारधारा के मुकाबले में हम थोड़ा पीछे हट गए थे। हमने विचारधारा को लेकर हमने सीधा मुकाबला नहीं किया हमारे विरोधियों के साथ। तो पहली बार सड़क पर उतरे हैं, पहली बार ये पद यात्रा निकाला गया है, इतना लंबा पद यात्रा निकाला गया है, और पहली बार हम कह रहे हैं कि चुनावी राजनीति के ऊपर हटकर विचारधारा की राजनीति में जो हमें मुकाबला करना है, उसके लिए हम अपने आप को सशक्त बना रहे हैं। अंडरस्टूड। अब हमारे जो भी एडिटर सवाल पूछे, प्रदीप जी। हाँ जयराम जी, 30 जनवरी को ये भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो जाएगा। उसके बाद लौट के आपको फिर उसी चुनाव के मैदान में आना पड़ेगा। क्या सुन नहीं पा 9 राज्यों में चुनाव है इस साल, उसके बाद लोकसभा चुनाव। तो आपको ये क्या लगता है कि जो बदले हुए राहुल हैं, या असली राहुल हैं, या रूपांतरित राहुल हैं, ये बाकी जो विपक्षी दल हैं उनको उनका नेतृत्व स्वीकार हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस को आप सिर्फ राहुल केंद्रित मत बनाइए। कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ। कांग्रेस को मैं समझता हूँ, जवाब दूंगा। कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ है, और हमने 21 पार्टियों को निमंत्रण दिया है, आप श्रीनगर में आइए, 30 तारीख को हमारे साथ रहिए, जो अंतिम फंक्शन होगा, आखिरी फंक्शन जी। क्या ये एकता चुनाव में दिखाई देगा? मैं नहीं कह सकता हूँ। हम प्रयास कर रहे हैं, पर हमने विपक्ष की एकता के लिए ये यात्रा नहीं निकाला है। विपक्ष की एकता एक नतीजा हो सकता है इस यात्रा का, हो सकता है, इस पर बातचीत चल रही है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ, हम लोग पहचानते हैं और स्वीकारते हैं कि अगर हम संगठन में सुधार नहीं करेंगे, हमारे संगठन को ब्लॉक के स्तर पर, ज़िले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर हम और मजबूत नहीं करेंगे, तो हमने यात्रा निकाला, सफलता हासिल हुई, इसके बाद चुनाव पर इसका कोई असर नहीं। अच्छा, इस पार्ट पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अगर इमेज की बात की जाए, सर बताइए। मनोज जी। जयराम, ये जो कोर्ट चलाया गया अभी राहुल गांधी का, ये पूरा कोर्ट नहीं है। मैंने वो सुना है ऑनलाइन जो आप चलाते हैं, और उसमें उन्होंने आगे ये कहा कि अब आप मुझे जो भी कहते रहिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो राहुल था उसको मैं बरी कर दिया हूँ। और आपने अभी असली नकली की बात की, ये असली नकली वाला पैरेलल ठीक नहीं है, ये गाइड का पैरेलल ठीक रहेगा।
where he says when he rises above self, you know. I mean, जी. he's trying to say that he's rising above self. So what is the to question? Please, to raise issues. Don't ठीक है. interrupt me. हाँ, You sure. called me. Please. Please go ahead, sir. So now my question to you is that this is a bit of an abstract thinking. And आप वहाँ पर मीडिया इंचार्ज हैं, आप कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं एक तरह से कांग्रेस पार्टी के, तो बातचीत नहीं होती क्या राहुल गांधी के से कि भाई किस तरह से अपनी बात प्रस्तुत करनी है इन ऑर्डर टू हिट द बुल्स आई, और ताकि मैसेज ठीक से पहुंच जाए, क्योंकि कभी एब्स्ट्रैक्ट इतनी स्टेटमेंट्स होती हैं तो वो ठीक से उसका मैसेज नहीं पहुंचता है, उसके चलते ही सवाल उठ रहे हैं। रोज वो नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हैं, रोज वो किसानों से, महिलाओं से, दलितों से, युवकों से, समाज के अलग अलग वर्गों से बात करते हैं। आप एक स्टेटमेंट लेकर आप वो कहते हैं कि भाई इन्होंने ये कह दिया तो ये है राहुल गांधी। उनका कहने का मतलब एक सवाल किया गया है उनसे, और उन्होंने कहा देखो एक ज़माना था जब आपके मन में एक छवि थी कि राहुल गांधी क्या है और क्या नहीं है। आज वो बदल गया है, मेरे विचार में, उनके विचार में वो बदल गया है। पर ये राहुल गांधी के ऑब्सेशन से थोड़ा हटिए, और जो मुद्दे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस पर आप फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। आप बार बार राहुल गांधी के बोलते रहते हैं। ये संगठन की बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस पर बात कीजिए। उस पर तो कोई चर्चा होती नहीं है। You have a mic, sir. असली राहुल गांधी, नकली राहुल गांधी, पुराने राहुल गांधी, नए राहुल गांधी, ये ऑब्सेशन से हटिए। जयराम साहब, आपको कांग्रेस को 28 स्टेट में, 14 स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, एक एमपी भी नहीं है, जीरो है, शून्य है। कैसे आपने उभर के आ रहे? दो नकली राहुल गांधी, असली राहुल गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी बोल रही है 1000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं अपोजिशन। ये क्या चीज है? आपका टोटल अमाउंट कितना खर्चा हुआ है राजगोपालन जी यात्रा में? 1984 को क्या करोगे? मैं आपको याद दिला, एक एमपी भी नहीं है 14 स्टेट्स में, मैं आपको कैसे सत्ता में आ जाएंगे आप? आपके पास कोई भी अलायंस नहीं आना चाहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 1984 में जो चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद चुने गए थे, 2 सांसद। लेकिन आज 300 हैं, मैं समझता हूँ, 2 सांसद। 100 से 50 भी नहीं आया ना। चुनाव में उतर चढ़ाव होते हैं। कई राज्य हैं जहां हम 50 साल से, आपके राज्य में तमिलनाडु में हम 50 साल से हम सत्ता में नहीं हैं, पर हमारा आज भी किसी भी गांव में जाइए जहां हम सत्ता में नहीं हैं, बिहार में, यूपी में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, आज भी कांग्रेस संगठन है। कमज़ोर हो गया है पर ऐसा नहीं, चला नहीं गया है। कांग्रेस झंडा आज भी है, दिखाई देता है। मैं कहता हूँ, मैं देखिए, आप ऐसे जाते हैं, मैं पिछले 118 दिन में सड़कों पर चला हूँ, तमिलनाडु में जहाँ हमारा संगठन, हम सत्ता में नहीं है, महाराष्ट्र में जहाँ हम 4थे नंबर में हैं, तेलंगाना में जहाँ हम 2रे नंबर पर हैं, आंध्रा में जब हमारा वोट परसेंटेज 2% है, मध्य प्रदेश राजस्थान छोड़िए क्योंकि वो जहां हम सत्ता में हैं और वहां हमारा संगठन भी मजबूत है जी। पर मैं उन राज्यों में चला हूं रोज 24 किलोमीटर जहां हमारा हम सत्ता में नहीं है सर, पर मैंने देखा है एक बात हमारा बताइए सर, संगठन क्या आपको है, ऐसा नहीं लगता? हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा झंडा है। जयराम जी, हमारे सामने एक मिनट, Sure, हमारे सामने चुनौती ये है कि हम इस संगठन को एक नई जान कैसे दें, नई परिवर्तन लाएं। मैं आपसे सहमत हूं कि कई राज्यों में हम सत्ता में नहीं हैं, कई राज्यों में हमारा एक भी सांसद नहीं है, पर आज भी अगर आप देखें, आप सिर्फ कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस की ही आलोचना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता जान गई है कि अगर बीजेपी का कोई विकल्प है राष्ट्रीय स्तर पर, वो सिर्फ कांग्रेस है। अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, पर राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनली अगर आप बीजेपी के खिलाफ 2 पार्टी सिस्टम चाहते हैं तो सिर्फ कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। सर लेकिन एक बात बताइए, ये आपने ठीक कहा, पॉइंट टेकन, एक्सेप्टेड, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सीट्स मैटर करती हैं। यूपी में भी आपके कार्यकर्ता हैं, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन सीटें नहीं आ रही हैं। वो उसमें
नंबर्स में ट्रांसलेट नहीं हो रही है, तो क्या आप इससे दूर जा सकते हैं? क्या इस पर्सपेक्टिव को इग्नोर करा जा सकता है? नहीं, मैं हम नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको याद दिला रहा हूं 2009 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम दूसरे नंबर पर थे, हमें 22 लोकसभा सीटें मिली थी। बीजेपी कहां थी 2009 में? 2009 के बाद पिक्चर बदल गया है, ये बात सही है। पर ये बात के बार बार ये कहना कि कांग्रेस नीचे है, कांग्रेस नीचे है, कांग्रेस नीचे है, 2009 की बात कहिए ना। 2009 में हमें 210 लोकसभा सीटें मिली थी। 2014 और 2019 में ठीक है, ओके। प्रदर्शन नहीं आ रहा, मायावती नहीं आ रहा, तेजस्वी नहीं आ रहे, ये क्या बोल रहे? ओके, अब मैं इस पार्ट पे सर आगे आऊंगा। एक मिनट अखिलेश किधर है? पूछो इनसे। मैं सर उस पार्ट में आगे हमारा वो भाग अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहा है? राहुल जी पॉइंट, आप फिर उसके बाद में आ रहा हूँ रामकृपाल जी आपके पास। राहुल देव जी, हाँ जी, राहुल देव जी, राहुल देव जी सर। लोगों से कह रहा था भाई उनको छोड़िए, असली राहुल यहाँ बैठा है। तो जयराम, आपने कहा कि ये कांग्रेस की यात्रा है, राहुल गांधी की यात्रा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी तो पिछले 10-15 साल से राजनीति में हैं और शिखर पर हैं, और कांग्रेस के भीतर वो एक तरह से सर्वे सर्वा की स्थिति में रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन ये यात्रा निकालने का विचार जहाँ तक देश समझता है उनका अपना था, पहल उनकी अपनी थी, चेहरा केवल वो हैं। बाकी कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता और बड़े नेता भी वहाँ पर उस चेहरे के रूप में मंचों पे भी ज़्यादा दिखाई नहीं देते। एक ही व्यक्ति बोल रहा है, एक ही व्यक्ति दिख रहा है, एक ही व्यक्ति की पहल है, जिसको इतने मौके मिले हैं। तो कांग्रेस, राहुल गांधी की अपनी विचार यात्रा भी इसमें एक दिख रही है। ये विचारधारा की यात्रा तो आप बता रहे हैं उसको, लेकिन वो खुद भी कहाँ से कहीं से चलकर कहीं और पहुँचे हैं। तो ये एक उनकी परिपक्वता भी कही जा सकती है। उनमें एक वो कहीं कुछ चल कर पहुँचे, कहीं ये दिख रहा है। तो ये विचारधारा के स्तर पर लड़ाई करने का विचार इससे अगर पहले आ जाता तो क्या बेहतर ना होता? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि क्या ये भारत जोड़ो यात्रा 10 साल पहले निकाला जाना चाहिए था, मेरा जवाब है हाँ, देरी हुई है, पर फिर भी हमने ज़्यादा देर नहीं हो गई अब नहीं। और ये बात जो आपने कहा ना, सिर्फ राहुल जी दिखाई दे रहे हैं, ये इससे सहमत नहीं हूँ पूरी तरीके से। कई नेता हैं, कई कार्यकर्ता हैं, पहली बार कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, पहली बार बड़े बड़े नेता चल रहे हैं 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर राहुल जी के साथ। आपकी पार्टी के अपने वीडियो एक जो आ रहे हैं उसमें तो केवल एक ही चेहरा दिख रहा है। एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के संगठन में पहली बार मैं देख रहा हूँ एकता, अनुशासन और एकजुटता, पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये बात वास्तविक है कि मुख्य चेहरा राहुल जी हैं, पर वो एकमात्र चेहरे। सर, ये सारी चीजें जो आपने बताई, इनके दूर जाने की क्या वजह थी? क्या आपने एनालाइज किया? कांग्रेस सत्ता की पार्टी बन गई थी। हम लंबे समय तक सत्ता में रहे, और सत्ता में लंबे समय रहने का एक नतीजा संगठन का नजरअंदाज हो गया। ठीक है, संगठन में सर मैं एक अगले सेगमेंट पर आ रहा हूं। जो हमें ध्यान देना चाहिए था जी, विचारधारा में, हमारी विचारधारा में जो स्पष्टीकरण हमें जनता को देना चाहिए था, हमारे मन में हम क्लियर हैं, पर अगर जनता में शक है जी कि मुद्दों पर आपका क्या रवैया है, अगर हम उसको हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए तो कमी हमारी थी। सर, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि सत्ता की पार्टी थी, संगठन नजरअंदाज हुआ और अब उस संगठन पर ध्यान दिया जा रहा है। ये बड़ी पार्टी, ये बड़ी बात है। रामकृपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने आपका सवाल आप जो भी पूछेंगे जरूर पूछेगा, लेकिन पहले एक कंफ्यूजन सा दिखाई दे रहा है। कंफ्यूजन किस चीज को लेकर है? अलग अलग जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, विनोद जी ने कहा कि आधा स्टेटमेंट है, अगर एक्सटेंडेड स्टेटमेंट होगा तो आप प्लीज उसको करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन ये कंफ्यूजन क्या है जो स्टेटमेंट्स को लेकर राहुल गांधी के आ रहा है, पहले वो देखते हैं, आइए देखते हैं। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। मैं उनको अपना गुरु मानता हूं,
कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब ये मेरा सवाल ये है जयराम रमेश जी, पहला तो कि आप एक तरफ गुरु बोलते हैं, एक तरफ कौरव बोलते हैं, दूसरी तरफ अगर ये मोहब्बत की लड़ाई है तो उसमें क्या ये नफरती बयान नहीं है? नहीं, कौन सा बयान? अगर ये मोहब्बत की लड़ाई है, जो उन्होंने कहा ये मोहब्बत की लड़ाई है बीच में उन्होंने कहा, फिर ये जो बयान है ये नफरती बयान नहीं लगता है? नहीं समझता हूँ मैं, नहीं समझ, उन्होंने जो कहा है वो वास्तविकता है, वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। जो जब हम कहते हैं कि मोहब्बत, जो उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान मैं खोलने निकला हूँ, वो किस संदर्भ में उन्होंने कहा? धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण, भाषा के नाम पर ध्रुवीकरण, प्रांत के नाम पर ध्रुवीकरण, जाति को लेकर ध्रुवीकरण, हमेशा ध्रुवीकरण को ही अपनाना एक राजनीतिक रणनीति के रूप में मैं समझता हूँ हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और उस संदर्भ में राहुल जी ने ये बयान दिया है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कौरव कहना या ये कहना कि जो पांडव थे उन्होंने कभी जीएसटी नहीं लगाया, नोटबंदी नहीं की, ये सब जरूरी है? बोलने का तरीका, पासिंग रेफरेंस है, पब्लिक मीटिंग है, बोलने का तरीका होता है। ये बात हम नहीं भाग सकते कि नोटबंदी का नकारात्मक असर हुआ है हमारे अर्थव्यवस्था पर। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि जीएसटी जो लागू होना चाहिए था गलत तरीके से हुआ, गलत जीएसटी लागू हुआ, और इसका नतीजा हमारे एमएसएमई सेक्टर पर पड़ा है, हमारे किसानों पर पड़ा है, छोटे और लघु उद्योग और व्यापारियों पर पड़ा है। तो वो ही तो असली मुद्दे हैं जो हम भारत जोड़ो यात्रा में उठा रहे हैं। आप एक बयान को लेकर ये कहिए ये बयान सही है, ये बयान नहीं सही, मैं आपको ऐसे कई बयान निकाल सकता हूँ जी, हमारे प्रधानमंत्री का या किसी भी राजनीतिक नेता का कि ये नहीं कहना चाहिए था, और किस संदर्भ में कहा गया है और उसका असली माने क्या है और क्यों कहा गया है, वही मुद्दे हैं। ये जो एक दो शब्द आप जो लेते हैं, पांडव, कौरव, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि एक मैक्रो लेवल पर उनका रेफरेंस पॉइंट लेना चाहिए, ठीक है, क्या मुद्दा उठा रहे हैं, अंडरस्टूड। मतलब इकोनॉमी की बात हो रही है। रामकृपाल जी, हर्षवर्धन जी के पास में आ रहा हूं। रामकृपाल जी, एक सवाल पूछा जा रहा है, प्लीज गो अहेड, माइक है सर आपके पास। हाँ, नहीं रमेश जी, मैं पहले सेगमेंट पर आ रहा हूँ। आपने एक सवाल किया, आपने कहा कि कांग्रेस और सत्ता। मैं एक बेसिक सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि जैसा राहुल जी ने कहा कि मैं राहुल जी वो चला गया, उसको मैंने ख़त्म कर दिया, मैं उस पर एब्स्ट्रैक्ट पे नहीं जाता। आपने कहा कि राहुल कांग्रेस का चेहरा है, जाहिर सी बात है कांग्रेस एक पार्टी है, राहुल जी ने पार्टी तो नहीं छोड़ी है ना। तो मेरा पहला सवाल ये है, और आपने कहा कि बीजेपी का विकल्प कांग्रेस है, तो मैं आज एक सवाल कर रहा हूं आपसे, और ये सवाल मैंने कई बार दिग्विजय सिंह से भी पूछा कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या है, सत्ता में पहुंचना या बीजेपी को हराना? आप मुझे इसका एक जवाब दीजिए। कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? प्राइमरी लक्ष्य आपका क्या है? बीजेपी को हराना या सत्ता में पहुंचना? सत्ता में पहुंचना या बीजेपी को सत्ता से बाहर? बीजेपी को हराकर सत्ता में पहुंचना। तो फिर ये इसी बात पर मैं आ रहा हूं। आप ये बताइए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझे 5 स्टेट बता दीजिए जहां बीजेपी ने आपका वोट छीना है। आपको अगर सत्ता से बेदखल किया है, कश्मीर से लेकर के बंगाल में आपको किया सीपीएम ने, आपको किया ममता बनर्जी ने, उत्तर प्रदेश बिहार में से आपको वापस किया लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार ने, बिहार से आपको खदेड़ा चौधरी चरण सिंह, मायावती, काशीराम, मुलायम ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब बीजेपी, अच्छा जिन राज्यों में आप और बीजेपी का कांग्रेस है, बीजेपी और कांग्रेस है, वहां तो आपके लिए चांस भी है, लेकिन आज जो भारत यात्रा पर आप निकले हुए हैं, क्या आप ये पहचानने निकले हैं कि किसने आपका वोट बैंक आपसे छीना, किसने आपको किया? कर्नाटक में हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ। जी, उड़ीसा से जवाब ले लें रामकृपाल जी। नहीं, एक मिनट। उड़ीसा से आपको बीजू पटनायक और नवीन पटनायक ने निकाला, आंध्र तेलंगाना से बीजेपी ने नहीं आपको वापस किया, तमिलनाडु से आपको बीजेपी ने नहीं खदेड़ा। तो जिसने आपका वोट छीना ही नहीं, उसका विकल्प आप बनने चले हैं उन लोगों के सहारे जिन्होंने आपको पूरे देश से बाहर कर दिया। देखिए, कन्याकुमारी यहाँ है, कन्याकुमारी यहाँ है और कश्मीर यहाँ है,
और आप पूछ रहे हैं या इन राज्यों को जो सर एक मिनट हमारे रूट में राम कृपाल जी अब सुन लेते हैं। रूट यहाँ है, कन्याकुमारी से कश्मीर, कर्नाटक में हमारा बीजेपी के से मुकाबला है, तेलंगाना में टीआरएस के खिलाफ है पर बीजेपी भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है तेलंगाना में, महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ मुकाबला है, मध्य प्रदेश में सीधा टक्कर है बीजेपी के साथ, राजस्थान में बीजेपी के साथ टक्कर है, हरियाणा में बीजेपी के साथ टक्कर है। तो आप क्या कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं नहीं है इस रूट में? सर एक सेकंड, अब मैं ये आपने पॉइंट रखा, एक मिनट, अब मैं वापस आऊंगा। हर्षवर्धन जी, सवाल था कि वो कौरवों को लेकर बयान, पांडवों को लेकर बयान, इसमें एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और थोड़े से ऐसे बयान, उन्होंने कहा मैक्रो लेवल पर देखो, खाली बयानों को पिक ना करो। आपका टेक उस पर? देखिए निशान जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जयराम जी तो हो गए 68 साल, हमारे संपादक जी लोग भी सब बहुत वरिष्ठ उम्र दराज हैं, लेकिन मेरी भी उम्र राहुल जी से थोड़ी कम है, और जो पीछे सारे बच्चे बैठे हैं तो सबको सर्दी लगती है, तो सामान्य लोगों को सर्दी लगती है। तो राहुल गांधी किस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना चाहते हैं? राहुल गांधी किसे ये बताना चाहते हैं कि सर्दी में सर्दी नहीं लगती है? और क्या राहुल गांधी अपनी यात्रा में सबसे ज़्यादा मार दिया, मारा नहीं, नफरत नहीं की, नफरत करते हैं? तो जिस यात्रा को कहा जा रहा है कि वो जोड़ने निकली है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी की बात कर रही है, नफरत करना। और यहाँ तक कि जब लाल किले पर गए तो राहुल गांधी का बयान है कि 2800 किलोमीटर की यात्रा के बाद भी मुझे नफरत नहीं मिली। तो जब नफरत नहीं मिली तो उस वाले राहुल गांधी को मारने की क्या ज़रूरत थी कि एक राहुल गांधी दूसरे राहुल गांधी को मारे? ये भारत की राजनीति में कभी नहीं हुआ। और क्या दाढ़ी बढ़ा लेना, टी शर्ट में घूमना, इससे राजनीति परिपक्व होती? इससे भारत का लोकतंत्र जीता जाएगा? एक बहुत ब्रॉडर कैनवस में सवाल है। सवाल यह है कि उन बयानों को लेकर रेफरेंस पॉइंट कई बार आ रहा है। दूसरा, राहुल गांधी की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्या, और राहुल गांधी जिस इमेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ वो युवा इमेज है जो टी शर्ट है, बहुत जो कहा जाता है एग्रेसिव राहुल गांधी है, दूसरी तरफ वो दाढ़ी है। इन दोनों सवालों में मैंने क्लैरिटी की, आपका आंसर इस पर क्या होगा सर? देखिए, जो राहुल गांधी जी ने कहा आज सही साबित हो रहा है। आधे घंटे हो गए हम सिर्फ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। जो मुद्दे उठा रहे हैं उसके एक शब्द आपने बात नहीं की, एक शब्द नहीं। राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है, राहुल गांधी ने दाढ़ी बढ़ाया है, राहुल गांधी ने ये शब्द का इस्तेमाल किया है। थोड़ा इससे हटिए ना। एक मिनट, भारत जोड़ो यात्रा में जो मुद्दे उठा रहे हैं, आप उन मुद्दे से सहमति नहीं होगी। आप कह सकते हैं कि नहीं हमारे देश में आर्थिक विषमताएं नहीं है, आप कह सकते हैं नहीं ध्रुवीकरण की रणनीति नहीं है बीजेपी की, आप कह सकते हैं कि नहीं राजनीतिक तानाशाही नहीं है। बहस हो सकती है उसके ऊपर, आप पर मुद्दों पर बहस कीजिए। अच्छा, मुझे जयराम जी एक चीज मुद्दों पर बहस करने के लिए आप व्यक्तियों पर करना चाहते हैं। जयराम 2024 में आप पूछेंगे राहुल क्या 2024 के लिए तैयार है? मैं आपसे एक चीज पूछेंगे नहीं क्या कांग्रेस तैयार है कि नहीं? आपको मास्टर कम्युनिकेटर कहा जाता है। एक सेकंड, हर्षवर्धन जी, एंड आई एम रेडी टू स्टैंड करेक्टेड। जो भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसमें कांग्रेस की तरफ से कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं या मीडिया के कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है? आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप हर एक चीज को व्यक्तियों पर रिड्यूस कर देते हैं। व्यक्तियों को नजरिए से देखते हैं। व्यक्तियों को थोड़ा अलग से रखिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, ठीक है, व्यक्तियों को थोड़ा अलग से रखिए और गलती से कभी कभी मुद्दों का भी आप जिक्र कीजिएगा, मुद्दे पर बहस कीजिएगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं सबके पास आ रहा हूं। एक मिनट दादा, एक सेकंड सर, ठीक है, एक मिनट हाँ, एक सेकंड व्यक्ति बोल रहे हैं आपके पास। राहुल गांधी बार क्यों अंबानी अदानी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आज वो हकीकत है राजगोपालन जी, आज वो पैसा मिलेगा, आज वो हकीकत है। हमारा उसी को जोड़ रहे हैं। देखिए एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए, गैस डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, राजस्थान में किया ना उन्होंने, देखिए अदानी के साथ राजस्थान में किया ना आपने, उन्होंने बोला दो, ठीक है, ये हकीकत है। अच्छा, अब पंकज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी बताइए। हाँ जयराम जी, आप कह रहे थे कि मुद्दों पे बात करें, राहुल जी पे बात नहीं करें। सही कह रहे हैं आप, लेकिन राहुल जी ऐसे कौन से नए मुद्दे उठा रहे हैं? 2014 से जो मुद्दे उठा रहे हैं वही मुद्दे उठा रहे हैं आज भी। 2014 से इस पदयात्रा के पहले जो भी मुद्दे उठा रहे थे, लोग उनको सुन नहीं रहे थे, क्योंकि पप्पू बना दिया था उनको, जिसमें कांग्रेसियों का भी बहुत बड़ा हाथ था। अब इस पदयात्रा से वो सीरियस लोग सुन रहे हैं, इसलिए आप बोलते हो मुद्दों पे बात करें। मुद्दे नए नहीं हैं।
राहुल गांधी की इमेज नहीं है, इसलिए ये पदयात्रा राहुल गांधी की पदयात्रा है। यदि 200 कांग्रेसी निकल जाते ना तो 30 लोग उनको खाना खिलाने के लिए भी रास्ते पे नहीं होते। ये राहुल गांधी ही है जिसके चक्कर में लोग इतने हजारों के तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि वो अट्रैक्शन है। तो कांग्रेस पार्टी क्या है आज के डेट में? आपने खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया, आप ही के कलीग कहते हैं कि वो तो नाम के अध्यक्ष है, जो कुछ भी है राहुल जी है। अध्यक्ष नया है आपका, गांधी परिवार से बाहर है, लेकिन सारे नेता कहते हैं कि हमारे नेता जो है गांधी परिवार से है। तो राहुल गांधी व्यक्ति है, कांग्रेस में राहुल गांधी ही सब कुछ है, और यदि वो है तो उनके नाम से ही रैली होनी चाहिए, उसके नाम से ही सब कुछ आते हैं। बगैर राहुल गांधी रैली करके, चला आप रैली करके दिखाइए, वो भीड़ खींच के दिखाइए। जब राहुल गांधी के नाम से सब हो रहा है तो फिर राहुल गांधी की यात्रा, फिर आप कांग्रेस पॉइंट ये है, मैं वानखेड़े जी से मैं वानखेड़े से कहूँगा, कल विश्राम का दिन है, 14 तारीख को एक दिन के लिए आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए। लुधियाना नहीं, एक दिन के लिए आइए, चलिए देखिए कौन आते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, किस तरीके से राहुल जी इन लोगों से बातचीत करते हैं, और कौन कौन नेता वहाँ है, कौन कौन नेता वहाँ है। देखिए, आप देखिए, राहुल जी के अलावा और एक मिनट रुकूंगा अशोक जी, टीवी स्टूडियो पर बैठ के कहना बहुत आसान है। आप सड़क पर उतरिए, 5 मिनट चलिए और आप देखिए। इन वन लाइन सर, अगर मैं इसको अंडरस्टैंड करूं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी से आगे यह यात्रा निकल चुकी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के अलावा और कई नेता हैं, अच्छा, जो चल रहे हैं, रोज चलते हैं उनके साथ, पर जो माइक जाता है वो सिर्फ राहुल गांधी जी के पीछे भागता है। अब लेकिन सर गांधी का मुद्दों की बात कर रहे हैं। मोंटेक सिंह आलूवालिया का पॉइंट टेकन। आप मोंटेक सिंह आलूवालिया का एक ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक टेक्स्ट वाला हम बाइट दिखा रहे हैं आपको, जरा उसको प्ले ऑन करिए, आप तुरंत बताइए क्या कहा था उन्होंने। I certainly share the view that this move is absurd. I mean, it's a recipe for just financial bankruptcy. The big advantage of those who push the move is that bankruptcy will come 10 years later. So I think there's no, as an economist I have nothing to say. The system must prevent both political parties or parties in power not to take steps that will lead inevitably to a financial disaster. ये सर, अब क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के बड़े शानदार जानकार हैं, खुद मोंटेक सिंह आलूवालिया कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये दिवालियापन की ओर लेकर जाएगी, और आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। आप इसको कैसे कहेंगे? क्योंकि अगर आपने मुद्दे की बात की तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम। नहीं, अगर आप ओपीएस के बारे में बात करना चाहते हैं, इस पर मैं लंबी चर्चा के लिए तैयार हूँ, ठीक है, पर यहाँ 1 मिनट में साउंड बाइट देना बड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, पर हमारे राज्यों ने, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है, और वो लागू होगा। इसके कई समर्थक हैं, इसके कई आलोचक भी हैं। सब चीज़ें जो मोंटेक सिंह आलूवालिया ने कहा है, ये एक विचार है, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी ने सोच समझकर, और न केवल कांग्रेस पार्टी, अलग और भी विपक्ष की पार्टियां हैं जिन्होंने सोच समझकर यह निर्णय लिया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम में लागू करेंगे और न्यू पेंशन स्कीम नहीं लागू करेंगे। इस पर एक अलग से बैठक कराइए, हम बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। जी, आप मतलब जो आपने कहा है इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक और सवाल जो मेरे मन में है वो है, अगर हम आप प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हैं जीएसटी पर आपने यू टर्न क्यों लिया? जीएसटी का उन्होंने विरोध तो किया था ना जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो प्रधानमंत्री बने उसका कोई सवाल नहीं किया आप मीडिया की ओर से। क्यों आपने यू टर्न लिया? क्यों अचानक जीएसटी फायदेमंद हुआ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए? उन्होंने कड़ा विरोध किया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आज जो श्रेय ले रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को खत लिखा कि ये कानून मत लाइए, ये कानून हमारा दिवालापन कर देगा, और वही कानून का श्रेय आज प्रधानमंत्री ले रहे हैं। एनएफएसए के बारे में तो यही कहा गया था ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में यही कहा गया था, इसको लागू करने से सारा बजट खत्म हो जाएगा। आज उसी कार्यक्रम के आधार पर कोविड में जो मुसीबतें और परेशानी हुई लाखों करोड़ों लोगों को, उसी के योजना के बदौलत वो लोग, उनको रोजगार मिला, उनकी जीविका सुरक्षित रही। तो ये बड़े कठिन सवाल, ठीक है, पर अलग विचार हो सकते हैं जी।
इसमें ये साउंड बाइट आंसर नहीं दिया जा सकता। पॉइंट टेकन। साउंड बाइट आंसर नहीं दिया जा सकता। और कुछ सवाल सरकार से पूछने जरूरी हैं, मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूं यहां पर। लेकिन अब 2024 की बात करते हैं और हमारे जितने भी सीनियर एडिटर्स हैं, मैं इन सबसे चाहूंगा कि इसके ऊपर भी हम लोग जरा 2024 में फिर मोदी वर्सेस राहुल, क्या ये होने वाला है? पहले देखते हैं। नहीं, इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं। तो एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब करें, क्या दिक्कत है उसमें? सभी विभिन्न अधिक से अधिक दल जो मिलकर के एक साथ आगे का काम करेंगे और उसके लिए जब मिल जाएंगे तो सब चीज तय होगा। इसलिए अभी इसका अलग अलग पूछने से क्या फायदा है? अब ये जयराम जी एक ऐसा सवाल है जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। हर एक के मन में, आई एम प्रीटी श्योर यहां पर जितने भी लोग हैं सबके मन में सवाल होगा, 100% होगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि वो एक प्राइम मिनिस्टरियल मटेरियल है, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी विपक्ष इस पर कुछ नहीं बोलता है। इसके ऊपर जयराम रमेश जी क्या कहेंगे? मैं हमेशा कहता हूं, हमारे देश में चुनाव ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होते हैं व्यक्तियों के बीच में। हमारे देश में चुनाव पार्टियों के बीच में होते हैं। पार्टी के सिंबल के आधार पर होते हैं, पार्टी के घोषणा पत्र के सिंबल आधार पर होते हैं, पार्टी की विचारधारा पर होता है। प्रधानमंत्री चुनते नहीं हैं हम पार्टी को चुनते हैं। सत्ता में जो पार्टी रहेगी और वो पार्टी अपना नेता चुनती है। ये तो सवाल जो उठा रहे हैं आप, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नहीं, सत्ता में कौन आएगा, कौन सी पार्टी आएगी और एक बार सत्ता में आएगी वो करेगी क्या, वही तो असली सवाल है। राहुल जी क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है? ये सब लेकिन सर अभी बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर पार्टी कोई मायने नहीं है। जिस पार्टी का सबसे ज्यादा सीटें आएंगी, जिसको बहुमत मिलेगा, उस पार्टी का उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनेगा या बनेगी। क्या अभी, हालांकि बहुत समय बाकी है, अभी स्टेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं, बहुत समय बाकी, लेकिन अभी आप क्या ये सिनेरियो देख रहे हैं कि कांग्रेस अपने पीछे और पार्टीज को ला पाए, जब कांग्रेस खुद मजबूत बनने की सिनेरियो कोशिश देख रहा हूं। 14 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होगी। 30 तारीख को हम श्रीनगर पहुंचेंगे। 31 को पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा, बजट 1 तारीख को पेश किया जाएगा। मैं उससे अलावा और कुछ नहीं देखता। ठीक है, पॉइंट टेकन। हमारे सामने 9 9 राज्यों के चुनाव हैं, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। उसके बाद 2024 में चुनाव होंगे, उसके लिए भी तैयारी करेंगे। तो ये सब हमें करना रहना पड़ेगा। पॉइंट टेकन। विनोद जी, जयराम, आपने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात की। आपने अभी एक नया अध्यक्ष चुना है, गांधी फैमिली से नहीं है अध्यक्ष वो ऐसे समाज से आता है जो पिछड़ा समाज था, ऑपरेस समाज है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक ऑपरेस पिछड़े समाज से मनोनीत किया राष्ट्रपति निवास में और उनको राष्ट्रपति बनवाया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस डिसीजन की मार्केटिंग की, कांग्रेस पार्टी ने अपने डिसीजन की मार्केटिंग उसकी बराबर में नहीं। बिल्कुल सहमत हूं। मार्केटिंग हम जानते नहीं हैं। देखिए, ऐसा पब्लिसिटी हम जानते नहीं हैं, पैकेजिंग हम जानते नहीं हैं, मार्केटिंग में हम फेल हैं। जो करते हैं उसका भी हम मार्केटिंग नहीं कर पाते। और हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कुछ करते नहीं हैं पर मार्केटिंग में A+++। नहीं, देखिए, लेकिन सवाल ये है मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग। देखिए हमें बहुत कुछ सीखना है। हमें बहुत कुछ सीखना है। ये जवाब जो है अपेक्षित नहीं था जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन से, क्योंकि हम कम्युनिकेशन की एज में हैं जयराम, आप जानते हैं इस बात को। और इसमें 20 तरीके से आप अपने जो फैसला लिया है उसकी गंभीरता लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप उसको कोई और नाम दे के पहुंचा दीजिए, लेकिन आप कम से कम ये जताइए तो सही कि आपने इतने वर्षों बाद, ये दूसरी बार है कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो दलित समाज से है और ये सीनियर एक्सपीरियंस। हिमाचल के मुख्यमंत्री के भी बारे में कुछ कहा जा सकता है ना, बहुत कुछ कहा जा सकता है जो हम नहीं कह रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री, हाँ, तो नहीं तो फिर आप क्यों नहीं कह रहे हैं? आपके ऊपर क्या प्रतिबंध है? मैं आपसे सहमत हूँ। मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, पैकेजिंग में हम बहुत पीछे हैं। हमें बहुत कुछ सीखना है हमारे विरोधी दल से। अभी आ रहा हूँ प्रदीप जी। जयराम जी, इतनी देर से जो कुछ बातचीत हुई
आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दा राहुल गांधी न बने, दूसरे मुद्दे जो वो उठा रहे हैं वो मुद्दा बने। तो एक तो ये निकलता है कि आपका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट फेल हो गया कि भाई आप उस नैरेटिव को बदल नहीं पा रहे हैं। दूसरा इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या आपने ये महसूस किया है कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व को प्रोजेक्ट करने से पॉलिटिकल नुकसान हुआ? तो उनके व्यक्तित्व को जो है पीछे लाइए। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं पुराने राहुल को मार दिया मैंने। तो अब मुद्दों की बात करें, हम पर्सनैलिटी की बात ना करें। तो ये कोर्स करेक्शन है। नहीं, मैं आप मुझे पूछें तो मैं समझता हूं कि इस 118 दिन के बाद राहुल जी की छवि में भारी परिवर्तन आए। लोग उनको नई नज़रिए से देख रहे हैं। और मैंने आप पत्रकार नहीं, आम जनता में किनसे बात की है। मैंने कल पंजाब में कई लोगों से बात की जिन्होंने कहा पहले हम सोच रहे थे राहुल जी ऐसे थे, पर उनको देखकर, उनसे बातचीत करके और उनका व्यवहार देखकर हमने हमारा मन बदल दिया। क्या बदलाव आया सर? कई लोगों ने मुझे कहा, कई लोगों ने कहा। एक पूर्व सैनिक की डेलीगेशन आए उनसे मिलने और आधे घंटे तक उनसे बातचीत की और उन्होंने मुझे कहा हम जानते ही नहीं थे कि गहरी तरीके से हम इनसे बात कर सकते हैं इन मुद्दों पर। तो कई लोगों ने ऐसा कहा, किसानों ने कहा, दलितों ने कहा। सर यहाँ पर राहुल गांधी देखिए, पर छवि बदलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन हो वही ये हमने बैठकर क्या राहुल जी की छवि हम कैसे बदले, भारत जोड़ो यात्रा निकाले? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का एक नतीजा है कि छवि में बदलाव आई, पर उसका कारण नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का कारण नहीं है कि हम कैसे राहुल जी की छवि को बदले, पर कारण ये, एक कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नैरेटिव। आज कांग्रेस का नैरेटिव है, भारत जोड़ो यात्रा का कुछ तो नैरेटिव है, उसकी आलोचना हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, पर कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है। 118 दिन पहले सब लोग कह रहे थे ये तो मुर्दा पड़ा हुआ है व्यक्ति, कांग्रेस खत्म हो गया। आज तो लोग कह रहे हैं यार इसमें जान है, कुछ तो है, कुछ तो कर रहे हैं। आप लोग नहीं कह रहे होंगे, पर कई लोग कह रहे हैं। आपको खुद क्या चेंजेस दिख रहे हैं सर कांग्रेस संगठन में? नहीं, मैं राहुल गांधी की अगर बात कर रहा हूं। कांग्रेस संगठन में राहुल गांधी के बारे में आपने कांग्रेस संगठन की बात करता हूं। हाँ। कांग्रेस संगठन में मैंने भारी बदलाव देखा। मैं कांग्रेस संगठन में जिस उत्साह से हमारे युवा कार्यकर्ता बाहर निकले हैं, 2014 के बाद बहुत डिप्रेशन था, 2019 के बाद डबल डिप्रेशन हो गया। पहली बार मैं देख रहा हूं 10 साल में, 8 साल में, ये युवा कार्यकर्ता सड़क पर निकले हैं, युवा कार्यकर्ता। और पहली बार मैं स्वीकारता हूं, हर एक राज्य में जो गुटबाजी थी, एक होकर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को हम कैसे सफल बनाएं उसमें लगे हुए। कर्नाटक में, केरला में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, राजस्थान में अब मैं जानता हूं नारद मुनि क्या बोलेंगे, राजस्थान में। लेकिन उसके बाद फिर वही उसी हालत आपने जो बताया सर, एक ये सवाल है, ये मेरे मन में भी शक है, भय है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पुरानी स्थिति में हमें नहीं लौटना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारे प्रभारियों की बनती है, हमारी नेतृत्व का बनता है कि भारत जोड़ो यात्रा की जो भावना है उसको हम बरकरार रखें। बिल्कुल सही कहा, ये ऑटोमेटिक नहीं है कि हम ये एकता आ गई है, एकजुटता आ गई है, अनुशासन आ गया है, अभी सब ठीक हो गया। नहीं, 31 जनवरी के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से वो बयानबाजी, फिर से वो नाटकबाजी कि मैं हूं, मैं आप नहीं हो, फिर से वो ग्रुपिज्म नहीं। पर भारत जोड़ो यात्रा ने एक फाउंडेशन दिया है। पॉइंट टेकन सर। राहुल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, लेकिन अगला ये जो आपने गुटबाजी की बात की है, पंकज जी, कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी और राहुल सर के पास मैं आ रहा हूं, लेकिन पहले आप राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बनाम टीएस सिंहदेव, कर्नाटक में सिद्धरामैया बनाम डीके शिव कुमार, इन तीनों ही राज्यों में चुनाव हैं। अब सवाल खड़ा यह होता है कि ऐसे में आप पार्टी को कैसे देख रहे हैं? क्या अलग अलग ग्रुप्स अभी भी आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इस भारत जोड़ो की यात्रा के दौरान ही हमने देखा राजस्थान में काफी तनाव जैसा स्थिति बनी, लेकिन फिर ऑल इज वेल। कांग्रेस पार्टी ग्रुप्स की पार्टी है,
कई साल पहले हमारे देश के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट रजनी कोठारी ने एक किताब लिखी थी, उसमें कहा था कांग्रेस इज एन इंटरनल कोएलिशन, और ये आज भी सही है। अलग अलग ग्रुप की पार्टी है और सत्ता एक फेविकॉल बन गया था, सत्ता की खोज एक फेविकॉल बन गई इन अलग अलग ग्रुपों में। आज भी अलग अलग ग्रुप हैं, हम उससे भागते नहीं हैं, पर लोकतंत्र है हमारे पार्टी के अंदर। ये अलग अलग ग्रुप बोलते रहते हैं, अपना विचार प्रकट करते रहते हैं, पब्लिकली इंटरव्यू देते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं। I like that line. Congress कोई is an भय internal नहीं है, coalition. कोई डरता नहीं है। Interesting line. पर मैं आपको कह दूं, मैंने देखा है, हरियाणा में था, पंजाब में मैं हूं, कल भी जाऊंगा, आज विश्राम का दिन है। हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में जहां हम गए हैं, गुटबाजी है, ग्रुप्स हैं, अलग अलग नेता हैं, उनको एक होकर काम करना पड़ेगा। ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा ने एक मौका दिया है उनको एक होने का। आइडियाज, इंटरनल कोएलिशन ऑफ आइडियाज, एंड इट अलग अलग विचार के लोग हैं, वो केम टू ग्रीन, अलग अलग विचार के लोग हैं। सीज टू बी एन इम्प्लिसिट कोएलिशन ऑफ आइडियाज, इट केम टू कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, जा रहे हैं कोई धमकी नहीं है, कोई धमकी नहीं, कोई भी बोल सकता है, कोई भी ट्वीट कर सकता है, कोई भी फेसबुक में कोई कुछ भी लिख सकता है, ऐसा कोई इंटिमिडेशन नहीं होता है। अंडरस्टूड। एक पंकज जी, बड़ी देर से आप सवाल पूछा जा रहा है। जयराम जी, बस छोटा सा सवाल है। आपने कहा गुटबाजी खत्म हो गई है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तो राजस्थान का इशू रिजॉल्व हो गया, अशोक गहलोत ही सीएम बने रहेंगे? मैं नहीं कह सकता हूं जी, मैं उसमें शामिल नहीं हूं, पर प्रयास चल रहा है। रंधावा जी सभी सांसदों विधायकों से मिले हैं, खड़गे जी भी लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ निकालने में। पर मैं कह दूं, दोनों गहलोत जी और पायलट और सभी नेता, राजस्थान में कई नेताओं की कमी नहीं है राजस्थान में और अलग राज्यों में, सभी ने भारत जोड़ो यात्रा में एकजुट होकर एकता और अनुशासन के साथ काम किया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये हमें बरकरार रहेगा अगले 10 महीने में, जब इलेक्शन चुनाव होंगे नवंबर या दिसंबर के महीने में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बाइट मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ये वरुण गांधी की बाइट है, जरा सुनाइए जरा क्या कहा वरुण गांधी ने। उसके बाद मैं कुमार विक्रांत और राहुल सर के पास आ रहा हूं। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। सर ये बताइए, क्या परिवार को भी जोड़ने का हो पाएगा कुछ? मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने भी ये बयान देखा है, ये इनका विचार है, अच्छा विचार है। गुलाम नबी आजाद जोड़ो यात्रा के विचार से मिलते हैं। गुलाम नबी आजाद क्या वापस आएंगे? उनके इतने सारे नेता जो उस तरफ गए थे इस तरफ आ गए। वो उन पर निर्भर हैं, गुलाम नबी आजाद जी पर निर्भर हैं। उनके सभी पार्टी के नेता तो वापस आ गए हैं, वो 2 महीने के लिए छुट्टी लेकर उनके साथ थे, अभी वो लीव ऑफ एब्सेंस खत्म हो गया है, वो वापस आ गए सभी बड़े नेता। अगर गुलाम नबी जी वापस आना चाहें, उनको तय करना है, उनको निर्णय करना। ठीक है, कुमार विक्रांत। जयराम जी, एक बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं, बार बार आप भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विकल्प कोई है या लड़ाई लड़ रही है वो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी एक राज्य में है, पैन इंडिया नहीं है। तो क्या जिस तरीके से आप बाकी सारे दलों को बुला रहे हैं, बार बार न्योता दे रहे हैं, और जो नहीं आ रहा है या जिससे आपकी अदावत है या वो आपके साथ नहीं है, आप उसको बीजेपी की बी टीम बता देते हैं, तो क्या 2024 के लिए यही कांग्रेस की रणनीति है कि चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा होगा, तीसरा जो कोई खड़ा होगा बीजेपी के विरोध में और आपके साथ नहीं होगा, उसको आप मोदी का, बीजेपी का मददगार बता देंगे? 2024 के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। जो निमंत्रण दिया गया है इस 21 नहीं, सॉरी मैंने गलती की, 23 पार्टियां हैं, 23 पार्टियों को जो निमंत्रण दिया गया है वो जो अंतिम कार्यक्रम है श्रीनगर में, उसके लिए दिया गया है। वहाँ मैं नहीं समझता हूँ 2024 के बारे में बातचीत होगी।
आम आदमी पार्टी को अभी तक निमंत्रण नहीं गया है, अजमल को निमंत्रण नहीं गया है, ओवैसी को निमंत्रण नहीं गया है, बीजेडी को निमंत्रण नहीं गया है, अन्ना डीएमके को निमंत्रण नहीं किया है, टीआरएस को निमंत्रण नहीं किया। ठीक है, ओके ओके कुमार जेडीएस को निमंत्रण गया है। अब राहुल जी आपका सवाल, और उसके बाद मैं अशोक जी के पास आऊंगा। राहुल जी। जरा मेरा सवाल ये था कि आपने अभी कहा कि हम मार्केटिंग नहीं जानते, हम उसमें नाकाम हो गए वगैरह वगैरह, लेकिन ये सच आप भी जानते हैं। आपकी भारत जोड़ो यात्रा में भी एक पूरा मीडिया डिपार्टमेंट है जिसके आप प्रमुख हैं, और वो लगातार चीज़ें देता है, वीडियो निकाल रहा है, बहुत अच्छी तरह वीडियो भी आ रहे हैं। तो आप वो ये कर रहे हैं, भले ही आप कहें कि हम ये नहीं जानते, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए पिछले कई सालों की राजनीति ने यह सबको बता दिया है कि अब भारत में राजनीति व्यक्ति प्रधान हो गई है, व्यक्ति केंद्रित हो गई है। चाहे या ना चाहें, उसके जो भी पक्ष में और विपक्ष में बातें हों, तो उससे आप 24 में भी बच नहीं पाएंगे, कोई नहीं बच सकता। तो अब ये नाटक क्यों न बंद कर दिया जाए कि हम व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचार और विचारधारा महत्वपूर्ण है। नहीं, ये नाटक नहीं है, ये नाटक नहीं है। आपको व्यक्तियों की टक्कर का सामना करना पड़ेगा, और आप तैयार कर रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे। पर राहुल जी ये नाटक नहीं है, जरूरत क्या है? ये नाटक नहीं है, ये असलियत है। ये हमें जो स्वयं कर रहे हैं उसके अस्तित्व से इनकार क्यों कर रहे हैं कि हमको आता ही नहीं, हम नहीं कर रहे? हमारा पॉलिटिकल सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हालांकि कई लोग बदलना चाहते हैं, पर अभी भी बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के आधार पर हम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही रहे। एक बार प्रयास किया गया इसको बदलने में, वो नाकाम रहा, वो अच्छा हुआ, ना सफल रहा। ठीक है अशोक जी। दो चीज़ें हैं सर। आपने कहा कि हम मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी सत्ता पे थी तो इंदिरा गांधी जी का ही नाम बिकता था। तो क्या आपके पास प्रोडक्ट नहीं था इसलिए आप मार्केटिंग नहीं कर रहे? पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत प्रजातंत्र है, तो आपके यहाँ प्रजातंत्र इस लेवल पे चला गया है कि लोग उठ के दूसरे पार्टी में जाते हैं, अपनी सरकार गिरा के दूसरी सरकार बना देते हैं। आपके यहाँ एक पार्टी का लाइन होता है, क्या 370 सही है या गलत है? इसके लिए यदि हर आदमी अपना ट्वीट अलग अलग करे तो फिर ये प्रजातंत्र है या पार्टी की सामूहिक नीति है या पार्टी की विचारधारा है? कहीं तो पार्टी विचारधारा पे टिके। यदि अलग अलग विचारधारा के लोग यदि पार्टी में हैं, ठीक है, आइडियाज और विचारधारा, मैं आपको कह दूं, पार्टी का स्टैंड एक व्यक्ति का स्टैंड नहीं होता है। पार्टी में बातचीत होती है, बातचीत में अलग अलग राय बोले जाते हैं, अलग अलग विचार रखे जाते हैं, उसके आधार पर एक आम सहमति बनाई जाती है। तो एक व्यक्ति का जो सोच है वो थोपा नहीं जाता किसी पर, तो एक समय लगता है। हमारे पार्टी में जो निर्णय लिए जाते हैं अलग तरीके से लिए जाते हैं बीजेपी की तुलना में। निर्णय के बाद फिर क्यों अलग अलग ट्वीट होते? क्या उन लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया था? क्योंकि हमारा बड़े बड़े नेता है। ठीक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। कुछ इंटिमिडेशन नहीं है जो आपने अभी बोला था। जियो और जीने दो, सबको साथ ले चलो। ठीक है सर, एक सेकंड लूंगा। एक एंथनी तो दूसरा बोल रहे, ये दूसरा बोल रहे हैं। एक एंथनी बोल रहे मुस्लिम का साथ नहीं जाना है, हिंदू को देना है। वो एक एंटनी की राय है। ओके सर, एक एंटनी की मेरे पास सर अभी समय थोड़ा कम है। एक मिनट सर, एक मिनट, समय थोड़ा कम है। जयराम जी, मैं थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ूंगा। गडकरी जी अपनी असली राय दें तो कल वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। ठीक है। अगर राजनाथ सिंह असलियत बताए वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। ओके सर, एक एंटनी ने कह दिया अपना। जयराम जी, अब हमारा जो सेगमेंट है, पार्टी की राय नहीं, राजगोपालन जी, एक एंटनी की राय है। अब जो सेगमेंट है इसमें आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुश्किल से 2 मिनट में आपसे लूंगा। आपके बगल में एक प्ले कार्ड है, आप या तो यस दिखा सकते हैं या नो कह सकते हैं या पास कर सकते हैं। मैं आपसे रैपिड फायर सवाल पूछूंगा। पास के लिए कोई कार्ड नहीं। नहीं, आप बस पास बोल दीजिएगा। आई विल मूव ऑन, आई विल नॉट फोर्स यू फॉर एन आंसर। आप, मेरा पहला सवाल आपसे यह है रैपिड फायर में, आप प्ले कार्ड ले सकते हैं सर। यस, नो और पास। यस, नो और पास। पहला सवाल, समाजवादी पार्टी राष्ट्रवादी सोच रखने वाली पार्टी नहीं है। बाप रे, ये तो डबल नेगेटिव हो गया। समाजवादी पार्टी राष्ट्रवादी सोच रखने वाली पार्टी नहीं है। पास। इसको पास करूंगा। ओके। कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370, कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 दोबारा लागू होगी। पास करूंगा। राहुल गांधी 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर दर्शन के लिए जाना कोई चाहिए। जानकारी नहीं, पास करूंगा। प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। पास करूंगा। आपकी राय? सॉरी, आपकी राय क्या है इस पर?
मेरी राय, वो सवाल नहीं है, वो तो नहीं, मैं आपका यही सप्लीमेंट्री है। ये सारे सवाल सप्लीमेंट्री ये नहीं सारे है। सवाल आपकी राय मेरा है। सवाल करना चाहिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है ये। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा है। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा है। आपकी पर्सनल राय। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, मीडिया पर कंट्रोल है, सर्वे वालों पर कंट्रोल है, तो नतीजा आप जानते हैं क्या होगा। तो प्ले कार्ड में यस है या नो है सर? तो मैंने कह दिया ना, मैंने आपको जवाब ओके, ठीक है। जयराम रमेश चाहते हैं कि 2024 में राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार हों। पास। मैंने 2024 के बारे में सोचा ही नहीं है। ओके। विपक्षी एकता का मंच बना तो केजरीवाल और ओवैसी का स्वागत है। नो। नो। लास्ट सवाल, नो। वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। पास। पास। जयराम जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सभी एडिटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों से थैंक यू वेरी मच सर। इट्स एन ऑनर टू आस्क यू क्वेश्चंस और बड़े परिपक्वता से आपने सारे जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।